चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 3.5 लगाएंगे हम लोग, जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड पे बेस्ड है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तीन ही केस पढ़ रखे हैं हम लोगों ने, तीन ही पॉसिबल हैं। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको निकाला जाए। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ये वैल्यू लिख ली सबको एक तरफ करके, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिया। अब हर क्वेश्चन में हम लोग a1 अपॉन e2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट किया तो यहाँ पे क्या देखते हैं, a1 अपॉन e2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 1/3 मिल रहा है और c1 अपॉन c2 3/2 है। ये आने का मतलब क्या हुआ, नो सोल्यूशन। दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, तो इसका मतलब है हेंस देयर इज नो सोल्यूशन। तो इसके कोई सोल्यूशन नहीं मिला पहले वाले का, तो यूनिक की तो बात ही नहीं है। दूसरे वाले की बात आती है सामने। तो सब में a1 अपॉन e2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकालना है। तो a1 a2 b1 b2 पकड़ लिए, तो पकड़ लेते हैं ना। पूजा c1 बताओ क्या है, c1 गलत ना बताना, गलत बोल दिया फिर तुमने। c1 क्या है अंशिका, -5, और लिखा भी है c1 -5, है ना। लिखा होने के बाद भी लुढ़क गए। तो अगर हम a1 b1 c1 ही नहीं ढूंढ पाएंगे तो सवाल क्या लगेगा, इंशाल्लाह भगवान ही मालिक है, इंशाल्लाह भगवान ही मालिक है। ठीक, तो a1 a2 b1 b2 लगा दिया। तो a1 अब e2 आया 2/3, b1 b2 आया 1/2 और दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये यूनिक सोल्यूशन रखती है। अब यूनिक सोल्यूशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने का तरीका नीश अपने को मालूम है। तो पहले यहाँ पे x रखिए, अपॉन बनाइए, y का कोफिशिएंट x, जिसको x y 1 लिखते हैं, x को आप क्लोज कर लीजिए मेंटली या पेपर के ऊपर हाथ रख के, फिजिकली जो भी आप कर पाए। और उसके बाद y के कोफिशिएंट को पकड़िए 1 इंटू क्रॉस 1 इंटू -8 और साथ में अगला वाला -5 इंटू 2। ठीक है, इसी तरह y रखा तो y को क्लोज कर लीजिए, -5 इंटू 3 चलाइए, उसके बाद कुछ नहीं बचा तो 2 इंटू -8 और जब कांस्टेंट में आइए तो 2 इंटू 2 -1 इंटू 3। सारी वैल्यू नीचे फिट कर दी। हल्का फुल्का सोल्यूशन है, प्लस माइनस किया और ये देखिए x/2 इज इक्वल टू y/1 इज इक्वल टू 1/1 आंसर आ गया। अब इसमें x की वैल्यू निकालनी, तो पहला और तीसरा पार्ट ले लीजिए। तो x बराबर आ जाएगा 2 और y बराबर आ जाएगा 1। तो ये यूनिक सोल्यूशंस हो गए, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाला हुआ सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसी के पहले का सेकंड पार्ट था। तीसरे पार्ट में आते हैं हम लोग। इसमें भी a1 a2 b1 b2 निकाला। पूजा c1 क्या है, -20, इस बार देख लिया है ना। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाला और अंशिका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 भी कैलकुलेट कर लिया। तो क्या दिखा है, तीनों के तीनों बराबर आ गए। तो अंशिका जब तीनों बराबर आ जाते हैं, a1 इक्वल टू a2 a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, तो इनफिनाइट लाइंस, हाँ, देयर आर इन्फिनिटली। अच्छा, ये भी हमने सोचा पीछे छुपा रहे हो, यहाँ लिख के आ गया। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 विकास मिश्रा जी। तो इसकी a1 a1 b1 b1 सब बनाया और हमने देखा a1 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब यूनिक सॉल्यूशंस है। तो वही पहले आप इस इक्वेशन में x को क्लोज कर लीजिए। y का कोफिशिएंट -3 को -15 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर y के आगे -7 को -3 से और y और 1 का, ये हम कर चुके हैं कई बार, उम्मीद करते हैं पकड़ पा रहे होंगे। अब उसके बाद थोड़े बहुत रीएडजस्टमेंट, प्लस माइनस किया और x अपॉन 24 -y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/6। तो x की वैल्यू आ गई 4 और y आ गया -1। तो पहले के 4 पार्ट थे जो कि इस तरीके से हो जाते हैं। ठीक है रोहित, अभी क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इसमें देखिए क्या क्या ये चर्चा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में रजनीश
बोला फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। पहला पार्ट है ए और बी की वैल्यू पूछी है, ए और बी की वैल्यू पूछी है, लेकिन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कैसे होते हैं बेटा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को पिकअप किया हम लोगों ने, और इसमें जो a1 था 2/a-b, a1 upon a2, b1 3/a+b, फिर -7 अपॉन, इसको इधर लाओगे तो -3a+b -2। ये समझ में आया ना? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, सॉल्व कर लिया, पहले दो को ले लो, a-b/2 इजिकल टू a+b/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 5b। और अब इसी तरीके से सेकंड और थर्ड को ले लो साथ में, तो सेकंड थर्ड में लेंगे तो a+b/3 इजिकल टू 3a+b -2/7। इसको सॉल्व किया तो 2b इजिकल टू a-3 आ गया। अब यहाँ देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a बराबर 5b था तो a की जगह 5b डाल दो, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई b बराबर 1, और a इजिकल टू 5b था तो a की वैल्यू आ गई 5। तो जब a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 होगी तो ये जो पेयर है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, कुछ चीज़ पूछनी है आपको? तो ये इसका पहला, सेकंड का पहला पार्ट हो जाता है। अभिषेक यादव, ये सेकंड का सेकंड पार्ट देखो, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस कब होते हैं अभिषेक? हाँ, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ऐसा हो जाए तो नो सॉल्यूशंस होंगे। वैल्यू यहाँ भी रख दो, 3/2k - 1। ये देखिए यहाँ पर आ गए हम लोग, 3/2k - 1, b1/b2 क्या हो गया? 1/k - 1, और c1/c2 तो -1/-2k + 1, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है साहब, अब यहाँ पर लिखा है नो सॉल्यूशंस के लिए a1/a2 b1/b2 बराबर होने चाहिए, तो इन दोनों को साथ में इक्वेट कर दिया और इनको सॉल्व किया। जब इनको सॉल्व किया तो k की वैल्यू 2 निकल आई। अब हमें ये देखना है, अगर नो इफ k इक्वल टू देन वी हैव, इसकी बात करो, a1/a2 और b1/b2 तो हो गए 1, और c1/c2 क्या हो गया? k की वैल्यू कितनी पुट कर दी? 2, तो आ गया 1/5, तो बराबर दुरुस्त है। यानी k की वैल्यू अगर आप 2 ले लेंगे तो a1/a2 इजिकल टू b1/b2 तो होगा, लेकिन c1/c2 नहीं होगा। और यही कंडीशन हमको चाहिए पैरेलल लाइंस के लिए, है ना अभिषेक? तो एक आंसर हो गया इसका, नो सॉल्यूशन व्हेन k इजिकल टू 2। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, मनीष। Solve the following pair of linear equations by the substitution and cross multiplication। दो मेथड की बात की इन्होंने, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। तो वी हैव, इन्होंने लिखी दोनों इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ इधर से निकाल दिए तो 4 - 2y/3, और इस x की वैल्यू को पहले वाले में पुट कर दीजिए। ये देखिए 8 इंटू ये 8 था ना, x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस 5y - 9 इजकल टू 0, और यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए y बराबर 5। जब y बराबर 5, इसके वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो x बराबर आ जाएगा आपका -2। ये सब्स्टिट्यूशन से होगा, ये कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन से, कोई भी परेशानी वाली बात नज़र नहीं आती। बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जैसा करते आए हैं, x लिखो, y लिखो, 1 लिखो, जो लिखा है उसको भूल जाने का है, उसके बाजू वाले को पकड़ना, राइट हैंड वाले को। तो 5 इंटू -4 -9 इंटू 2, y पे y को भूल जाओ, राइट साइड वाले को पकड़ो, -9 इंटू 3 इंटू 8 इंटू -4, इस पे आ गए, इधर पहुँचे, कुछ है ही नहीं, वापस चले गए। ठीक, अब इसको सॉल्व किया, यहाँ पर देखिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2, इन दोनों को पकड़ लिया,
और y के लिए y। तो कोई भी मेथड आप लगाएं, चाहे वो एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, हर केस में आंसर तो वही आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका, थर्ड क्वेश्चन भी हो जाता है। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और चौथे क्वेश्चन में शायद 5 पार्ट हैं चौथे क्वेश्चन के। ये फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एन एल्जेब्रिक मेथड। कहा है कि पहले तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं, पहले तो आप इसका इक्वेशन बना दीजिए, और उसके बाद अगर ये सॉल्व होने की हालत में हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए और सॉल्व कर डालिए। तो चलिए साहब देख, इफ दिस इज बाई एनी एल्जेब्रिक मेथड, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे क्योंकि वही एक्सरसाइज चल रही है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। 5 क्वेश्चन है इसके अंदर, एक एक करके लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days on one has taken food in the mess। अगर खाना खाता है तो when a student A takes food for 20 days she has to pay ₹1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as a hostel charges। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो मान लीजिए जो फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस है वो सी है, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो लिखा हुआ दिख रहा है सी मान लो, और कॉस्ट ऑफ फूड फॉर 1 डे कितना है एक्स। तो पहले वाला जो बच्चा था, पहले वाला जो स्टूडेंट था, वो 20 दिन तक हॉस्टल में रहा था, तो 20 दिन तक रहा तो 20 × x फूड खाया ना 20 दिन, और फिक्स्ड वाले चार्जेस तो लगेंगे ही लगेंगे, तो 20x + c ये वैल्यू हो गई 1000। अब अंशिका दूसरे केस में b कितने दिन तक रहा था 26 डेज तक, तो 26 दिन तक उसने फूडिंग की 26 × x, और जो फिक्स चार्जेस थे c वो तो लगे ही लगे। तो ये 2 इक्वेशन बन गई, तो 20x + c = 1000, 26x + c = 1180। अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व करने में कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। जैसे उन्होंने लिखा सब्सट्रैक्ट कर दिया, इसमें से सी सेम आ रहा है, तो सी उड़ा दीजिए इसमें से, तो 6 के बराबर 180 आ जाएगा, तो इस बराबर 30। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगाना चाहिए तो भी लगा सकते हैं, आपको ऐसी असुविधा नहीं। और यहाँ पर आ गया सी की वैल्यू कितनी आ गई 400, इस x की वैल्यू को उसी में पुट कर दीजिए, 430 आ गया। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में खूब मिलते हैं। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि वो भी टेस्ट करते हैं कि आप क्या क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन बना पाते हैं कि रट के ही काम चल रहा है। भाई ये कोई रट के तो नहीं जा सकता ना, किस लैंग्वेज का कौन सा क्वेश्चन है कौन जाने, ये तो दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा आपको। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, है ना, जिसमें बोल रहा है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कर चुके हैं पीछे हम लोग। व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। फ्रैक्शन ले लेते हैं x/y। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमारा x - 1/y की वैल्यू हो जाती है, जब न्यूमिनेटर में -1 घटाओ तो 1/3 हो जाती है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में जब 8 जोड़ दो तो 1/4 हो जाती है। अब ये दोनों इक्वेशंस हमारे सामने बन गई। 3x - y, इसकी वैल्यू देखो, 3x - y = 3 और 4x - y = 8। ठीक, अब ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, पहली से दूसरी घटा दो, y कैंसिल हो जाएगा। y काट दिया, जब घटाया तो वैल्यू क्या बन गई 3 × आप सॉल्व करेंगे तो 5/12 आ जाएगा फ्रैक्शन। y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12। इसका इसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है ना, घटा दो तो y कट गया और फिर x में वैल्यू रख दो। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इस तरीके से हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अक्सर आते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनेशन में जब आ जाए तो आपका समय ज़ाया ना हो, और जब इनका आंसर निकाल लीजिए तो क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि सही निकला है कि नहीं।
स्टेटमेंट से मिलाते हुए, तो आपको कंफर्म हो जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अंशिका जी। तो अंशिका आप क्या लिखा है इसमें, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर्स एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सही के 3 मिले हैं नंबर और गलत करने का 1 नंबर माइनस हुआ है। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर्स। हैड 4 मार्क्स अगर होते सही करने के और 2 मार्क्स होते गलत करने के, देन यश शुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो यश की स्कोरिंग होती 50। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे ये बताने हैं आपको। तो लिखा है टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस कितने थे। राइट मान लो आंसर किया x और गलत किया y, आंसर सबका किया, कोई छोड़ा नहीं है। तो x वाले सही, y वाले गलत, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, x प्लस y। अब इन फर्स्ट केस जो मार्क्स मिले हैं उसको सही करने पर मिले थे 3 नंबर और गलत करने पर 1 नंबर घटा है, तो गलत करने पर मिले हैं y। तो 3x माइनस वाई बराबर 40 हो गया। ठीक। अब कहता है कि अगर सिचुएशन बदल दी जाती, सही करने के उसको मिलते 4 नंबर तो 4x हो गया और गलत करने के कटते 2 नंबर 2y, तो 4x माइनस 2y बराबर 50 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 50 नंबर मिल रहा है। ये क्वेश्चन बन गई और ये क्वेश्चन बन गई। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या इसको 2 से डिवाइड कर दो, और 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25 और ऊपर वाले से माइनस कर दो, वो कर ही लेंगे आप लोग। अब ये हो गया y इज इक्वल टू, ये सब्स्टिट्यूशन लगा दिया लगता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू ले ली, y की वैल्यू ले लिए 3x माइनस 40 और y की जगह पुट कर दो या घटा दो, जैसा भी निकालना है, सीधा सवाल है। सब सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 15 और y आ जाएगा 20। तो 15 प्लस 5 टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 20। ऐसे क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल ठीक सवाल हैं, ऐसे एग्जामिनेशन में आते हुए मिलेंगे, तो ये आने चाहिए बिल्कुल आपको अच्छे से। इसका चौथा पार्ट देखते हैं। तो प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। 2 प्लेसेस हैं जो कि ए और 100 किलोमीटर अपार्ट हैं हाईवे पर। 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, ए इधर से स्टार्ट होती है, बी इधर से स्टार्ट होती है, एट डिफरेंट स्पीड, उनकी डिफरेंट स्पीड डिफरेंट है। दे मीट इन 5 आवर्स, 5 घंटे में मिल जाती हैं। ये मिलेंगी तभी जब कार 1 की स्पीड कार 2 से ज़्यादा हो, वरना कैचअप नहीं कर पाएगी। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के आजू बाजू आमने सामने आ जाएं विपरीत दिशा में, 1 घंटे में मिल जाएंगी। अगर दोनों की दोनों ऐसे आए तो 1 घंटे में मिल जाएंगी। वॉट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स, इन कार्स की स्पीड कितनी है। कोई बात नहीं, बहुत ही सरल है। स्पीड ऑफ द कार 1 मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द कार 2 मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब ये दोनों एक दूसरे से सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। उस समय 2 कार्स मीट एट ए पॉइंट C आफ्टर 5 आवर्स। मान लेते हैं C पॉइंट पर दोनों मिल जाती हैं, और कब मिलती हैं, 5 घंटे में। तो AC कितना डिस्टेंस हुआ, 5 इंटू x किलोमीटर। भाई उसकी जो स्पीड 5 घंटे ना, तो टाइम हो गया, और x उसकी स्पीड थी, तो x इंटू 5 करेंगे तो 5x हो गया। और ऐसे ही हमने डिस्टेंस b का निकाला तो कितना आ गया, 5y। ये क्या चीज़ आ रही है, डिस्टेंस। अब AC माइनस BC इज इक्वल टू AB है। AC और BC में से घटाएंगे तो 100 किलोमीटर डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू रखनी 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 100, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। हो गई कहानी से। अब हम बात करते हैं सेकंड केस में, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही थी A B से, तो 2 कार्स मीट एट C आफ्टर 1 आवर। उस कंडीशन में हमारी x और प्लस y कितना हो गया, 100। और दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन बन गई ना, ये x प्लस वाई समझ तो पाया हो। x क्या था, किलोमीटर पर आवर, और 1 घंटे की कहानी थी इसलिए x इंटू 1। दूसरे की y 1 घंटे की कहानी थी y इंटू 1।
x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड कर दीजिए तो y निकल लेगा। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 120 एंड x की वैल्यू 60 और x की वैल्यू 60 को इसमें पुट कर दीजिए तो y आ जाएगा 40। तो 60 एंड 40 विल बी द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो हॉट्स की कैटेगरी में जाते हैं आपके यहाँ, है सरल लेकिन प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए इसीलिए। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट रहता है, आप छोड़ नहीं सकते कोई क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड, भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5, लेंथ को 5 से घटा दो और ब्रेथ को 3 से बढ़ा दो। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स, लेंथ को अगर 3 से बढ़ाते हैं और ब्रेथ को 2 से बढ़ाते हैं, द एरिया इंक्रीजेज बाई 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो 67 स्क्वायर यूनिट से एरिया बढ़ जाता है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकालनी है। मान लेते हैं एक्स और वाई भी लेंथ और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल थी। अब उसने क्या किया कि हमने उसकी लेंथ को x माइनस 5 कर दी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस। ठीक है, लेंथ इज रिड्यूस बाई 5 यूनिट्स, तो x माइनस 5 और ब्रेथ कितना किया y प्लस 3, 3 बढ़ा दिया था पहले क्वेश्चन में, पहले पार्ट में। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पहले वाला ओरिजिनल था एक्स वाई और अब नई वाली सिचुएशन में x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 कर दोगे और इसमें से एरिया घटाओगे तो नहीं निकल आएगा, क्योंकि साफ लिखा हुआ है ना कि रिड्यूस्ड बाई का मतलब उतने से घट गया, उतनी कमी आ गई। बाई 2 लिखा होता तो वहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब ये एक्स वाई माइनस वाई इंटू वाई प्लस 3 को किया सॉल्व, ये वैल्यू बन गई 3x माइनस 5 इक्वल टू 6, पहला केस। अब दूसरे केस में क्या किया है, लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ाया है x प्लस 3 और ब्रेथ को 2 यूनिट से बढ़ाया है y प्लस 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बेटा। ठीक, और एक्स वाई जो ओरिजिनल एरिया तो घटा दो इसमें से, तो कितना एरिया बढ़ गया है हमारा 67। अब इसको सॉल्व किया तो ये इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। वो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों को पकड़ा और आपस में सॉल्व कर लीजिए, है ना। सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 17 और x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो y कितना आ जाएगा 9। तो लेंथ कितनी आ गई 17 यूनिट और ब्रेथ हो गई 9 यूनिट्स। इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है। थैंक यू।